नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। और मित्रों, एक थोड़ी सी आपसे मदद चाहिए कि आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी सब्सक्राइब करना है तो आप इस कोड के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी आपको लग रहा है, अगर कोई आस-पास पड़ोस का अगर आप कोई मित्र सब्सक्राइब करना चाहता है या आप करना चाहते हैं, तो इस कोड का ही इस्तेमाल करें। और हमसे जो सहायता, जो सर्विसेज़ आपको चाहिए, वो सारी मैं देता रहूँगा, पर्सनल गाइडेंस। इवन आप कुछ भी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने की हम कोशिश करें, ठीक है? तो आप इस कोड का इस्तेमाल करिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसके बाद में और सारे कई सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो वो सारे एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और तरीका आप समझ ही रहे हैं मेरा। क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेंस का जहाँ से आया होगा तो वो फिर पोर्शन से मैं मेंस का भी डिस्कस कर देता हूँ। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी डिस्कस कर देता हूँ। और ये जो आपका प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, ठीक है? जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी उसको भी मैं कर देता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। थोड़ा-सा सब्सक्रिप्शन कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूँ। मित्रों, ये आप लोगों के बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, जो कि सुबह 10 बजे एक होती है क्लास। एक सुबह 10 बजे क्लास होती है एंशिएंट हिस्ट्री की। इसमें एमसीक्यूज़ मैं अभी करा रहा हूँ, राम शरण शर्मा। तो आप सब लोग कर सकते हैं इसको। करंट अफ़ेयर की क्लासेस चल रही है, जो कि 12 बजे है एमसीक्यूज़। और इंडियन पॉलिटी जो है, यहाँ पे थ्योरी नहीं, इस समय एमसीक्यूज़ चल रहा है, प्रेसिडेंट, तो आप लोग 4 बजे आ सकते हैं। और ये हिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 12th की एनसीईआरटी है एमसीक्यूज़, जो कि 2 बजे हो रही है। तो आप ये सारी फ्री क्लासेस आप कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस हैं, ये फ्री क्लासेस, इसको आप अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे साथ कर सकते हैं। ये रही आपकी क्लासेस, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और लोक प्रशासन जिनका है वो 5:30 बजे आ जाएँगे। ज्योग्राफ़ी, ये पॉलिटी स्टार्ट हो गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ज्योग्राफ़ी और एथिक्स, ये क्लासेस जल्दी ही शुरू की जाएँगी, ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहें। मित्रों, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हुए सब्सक्राइब करेंगे AMR10, तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा और लाइव टेस्ट क्विज़ मिलते रहेगा। ये सारे का मतलब आप समझते हैं, कई लोगों से सुना होगा। तो इसमें अनलिमिटेड का एक्सेस का मतलब मैं बता देता हूँ सिर्फ़, कि इसमें आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आपको पूरे जो भी यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी प्लस में कोर्सेज़ पड़े होंगे, वो प्लस के मिल जाएँगे अगर प्लस सब्सक्राइब करते हैं, या आइकॉनिक सब्सक्राइब करते हैं तो सारे आइकॉनिक और प्लस दोनों मिल जाएँगे आपको। तो नए और पुराने वीडियो जो आपको पसंद कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, सारे के ये सारे आप पुराने वीडियो सुन के भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो। आप अगर मेरी क्लास करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मित्रों आपको क्या है, गूगल प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे अमित कपूर, और फॉलो कर लेंगे मुझे, तो मेरी सारी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। तो आप वहाँ पे करें आके। बहुत अच्छी एमसीक्यूज चल रही है, कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। हाँ, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं मेंस के। मैंने बीटेक किया हुआ, यूपी पीसीएस मेंस यूपीएससी में अपेयर हो चुका हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लगभग 60% से अधिक पोर्शन जीएस के लिए कवर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, ठीक है? टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं, जिनके लगभग 15,000 से अधिक कोर्सेस हैं। आप प्लस सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड AMR10 को यूज़ करते हुए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का कोर्स है, यहाँ पे 3 साल का भी कोर्स है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो मेरा ही कोड यूज़ करें। तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के हिसाब से आपको कोर्स मिल जाएगा, और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप देख लीजिए, थोड़ा-सा फीस इसकी बढ़ गई है। चौ 12 महीने और 24 36 महीने का है इसमें। तो मेरा ही कोड यूज़ करें जब भी सब्सक्राइब, और इसको मैं बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटरशिप दे दी जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मेंटरशिप का पर्सनल कोच दिया जाता है, ठीक है? पर्सनल कोच देखिए, इसमें सब कुछ गाइडेंस वही करता है। सारी चीज़ क्या है, गाइड कौन करेगा? पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा, ठीक है? तो आप इसमें 10% ऑफ ले सकते हैं, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। इसको कोड को यूज़ करते हुए चलें, ठीक है? मित्रों, बैच स्टार्ट हुए होने वाले हैं 8 फरवरी से, तो आप लोग देख लेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल 3 तरह के यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं आपके पास में। तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पे मेरे ही कोड के साथ में, AMR10 के साथ में। ये 6 महीने का बैच है, एक 1 साल का बैच है 2022 के लिए, एक 3 साल का बैच है 2023 के लिए।
ए भी, और एक एनसीईआरटी जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है। मैं बार बार बोलूंगा कि बेसिक जिनका कमजोर है वो एनसीईआरटी प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, उसको जरूर करें। यहाँ पे बहुत फायदा होगा आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें बढ़िया सा, ठीक है, अपना एग्जाम क्लियर करते रहें। मित्रों यहाँ पे 7 तारीख को आप एनरोल होते रहिए। अनअकैडमी कॉम्बैट है, इसमें आप प्राइज भी जीत सकते हैं। कॉम्बो में मित्रों अभी आइकॉनिक की फीस नहीं बढ़ी हुई है, जैसा है वैसे ही है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें प्लस प्लस का दिया है कॉम्बो, मतलब आप समझ रहे हैं जीएस प्लस ऑप्शनल, जीएस प्लस ऑप्शनल, तो इसको कोड को यूज करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। देखिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पे, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी कोर्सेज कौन कौन से मेरे हैं देख लो एक बार। ये लोक प्रशासन है, हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, एथिक्स अभी प्रस्तावित है, और करंट अफेयर आपको ये वीकली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। तो देखो, एक पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 4 5, इतना सारा पोर्शन मैं इसको कवर करा रहा हूँ। तो जब भी आपको लगे कि मुझे सब्सक्राइब करा, तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रयोग करते रहेंगे, यूज करेंगे, ठीक। हमने ये सारी बातें की हुई है, खिलाफत, असहयोग, स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी, साइमन रिपोर्ट, सेवन अवज्ञा। आज हम बात करने वाले 1939 का, सॉरी 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग गोलमेज सम्मेलन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर गोलमेज सम्मेलन कर लेंगे और उसमें गांधी में समझौता और फिर सेवन अवज्ञा, इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। पृष्ठभूमि हमने देख ली थी कि किस तरह से पृष्ठभूमि रखी गई है, और वो मद्रास, सॉरी ये कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1928 में, वहां पे हमने बातें कही हुई थी। चलो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हुई है। इसके बाद में थोड़ा सा सेशन, छोटा छोटा सेशन रहता है, वो अच्छा रहता है कि आप लोग एक एक चीज कर रहे हैं। तो मित्रों हमने यहाँ तक बात की थी दिल्ली घोषणा पत्र, इसमें आपसे पीटी में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो 3 जो मांगे, 1929 का कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है, और यहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू काफी युवा है, और जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था तो इन्होंने खिलाफ में नेहरू, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, और एक अलग अपनी लीग, इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना भी किया हुआ था, ठीक है। जो और बहुत घोर विरोध कर रहे थे ये लोग, और मैंने बताया था इसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई युवा नेता उस टाइम पे नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस अपना लक्ष्य निर्धारित करे, और उसी मांग पे अड़े हुए थे जो आप देख रहे हैं, जो युवा नेता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब इसके बाद में ये अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में होता है जाके, और जैसे कि वार्षिक अधिवेशन जैसे होते रहते हैं तो दिसंबर में होता है जाके 1929 को। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य यहाँ पे पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये अध्यक्ष क्यों बनाए गए, इसका भी आप रीजन समझ लीजिए, इसके 3 4 रीजन आप समझ लीजिए। पहला, गांधी जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई थी इनको अध्यक्ष बनाने। हमने देखा हुआ था किस तरह से इनकी पैठ थी युवा में, किसमें, युवाओं में किस तरह से पैठ थी, और मैंने बताया हुआ था गांधी जी किसी भी मौके को छोड़ते नहीं। तो जैसे ही देख रहे थे कि इनका जो रवैया है बिल्कुल युवाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण है, युवा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनको, तो पुरजोर इन्होंने मेहनत की हुई थी। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे शायद कुछ 17 18 यहाँ पे समितियां थी, कांग्रेस की समितियां थी, स्थानीय समितियां थी, लेकिन फिर भी उन 17 18 समितियों में केवल 3 का समर्थन इनको प्राप्त हुआ था कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। और इसके पीछे कौन, क्या कारण था, गांधी जी, ठीक है। कभी भी अगर क्वेश्चन आया आपके पास में तो आप आसानी से कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया, गांधी जी ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई। गांधी जी ने देखा हुआ था कि इनके जो है युवाओं में इनकी पैठ थी, युवाओं में काफी ज्यादा पैठ थी। गांधी जी ने यह भी देखा हुआ था कि भाई 17 या 18 कुछ कमेटियां थी, समितियां थी, स्थानीय समितियां कांग्रेस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3
समितियों ने इसमें समर्थन दिया हुआ था कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए, तो ये गांधी जी ने देखा हुआ था। गांधी जी ने यहाँ पे इनको कैप्चर किया कि ये जो इनके युवाओं में पैठ है बहुत ज्यादा है। बहस जब बहिष्कार चल रहा था उस टाइम युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए यहाँ पे गांधी जी ने देखा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे गांधी जी का इनके अध्यक्ष होने में काफी ज्यादा हाथ रहता है। और वो किस तरह से रहता है हमने देख लिया हुआ है, ठीक है, कि 18 समितियों में सिर्फ 3 का ही इनको समर्थन प्राप्त था, बाकी सारे के सारे खिलाफ थे। लेकिन फिर भी बातें हुई यहाँ पे और गांधी जी ने इनको अध्यक्ष चुने जाने के लिए वो सारी चीजें की, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे, हमने देख लिया हुआ कि उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया था और गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो 2 ही पूछेगा यहाँ से, ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। नंबर 1 दे देगा, नंबर 1 ए सही है, इसमें दे देगा कि केवल 1, ठीक है। बी में केवल 2, हाँ, इसके बाद में सी में दोनों, सी में क्या कर देगा, दोनों दे देगा, और इसके बाद में डी में क्या करेगा, ना तो एक सही, तो इसमें क्या दोनों आपको लगाने पड़ेंगे। ये 2 कारण अगर दिए रहे होंगे कि कौन से महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्ष बनाया गया, 2 कारण थे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग सारी चीजें। 1929 का है, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन है, और इसमें क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया है। और ये पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो किसने निर्धारित किया हुआ है, ये प्रस्ताव किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि आप देख रहे थे कलकत्ता अधिवेशन 1928 में जिसका विरोध कर रहे थे ये, क्योंकि आप देख रहे थे वहां पे डोमिनियन की मांग की गई थी 1928 में, जो कि इनके पापा जी रखी हुई थी जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू ने। तीव्र विरोध करते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो उसी के आधार पर यहाँ पे गांधी जी ने इनको देखा परखा और पुरजोर समर्थन किया कि इनको क्या है 1929 के लाहौर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया जाए, और अध्यक्ष बने, और उन्होंने अपनी जो प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज का वो रखा और इसके पीछे इनका समर्थन रखा। लाहौर अधिवेशन के पास दिए गए प्रस्ताव के जो प्रमुख मांगे थे इस प्रकार थे, एक बार मांगे देख लो, पूछता है क्वेश्चन, नहीं पूछा अभी फिलहाल के लिए लेकिन पूछता है, पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो फटाफट क्या क्या मांगे रखी गई लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांगे इस प्रकार थी कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाए। सबसे पहली बात थी गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस, हमने देखा हुआ ना, हमने देखा हुआ था, आप देखेंगे कि जब हम बात कर रहे थे साइमन कमीशन की बात कर रहे थे, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आप बाद में जैसे रिपोर्ट आएगी, हमने देखा हुआ था कि एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे वो जो रिपोर्ट गई थी 1928 में जो साइमन कमीशन आया हुआ था, अ, कहा गया था इसी रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। तो साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि ब्रिटिश सरकार भी ऐसी कह रही थी कि जैसे ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट मिलती है उसी के आधार पर क्या है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी क्योंकि बहुत देर तक ऐसे आप किसी को किसी ऐसी हालत में नहीं रोक सकते हो जब वो छटपटा रहा हो, ठीक है। तो क्या है बहुत देर तक नहीं, इससे क्या विद्रोह होने की संभावना हो सकती है। तो 1928 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या है गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावित थे कि गोलमेज सम्मेलन कराए जाएंगे, ऐसा हमने पिछली बार देखा हुआ था पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस का ये जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से ये सारी मांगे हैं कि भाई कांग्रेस कह रही है कि एक तो गोलमेज सम्मेलन का हम बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से, और बहिष्कार किया भी, हमने देखा अभी पढ़ेंगे हम लोग कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेसी नेता या कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। दूसरी इनकी मांग थी कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अपना लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। पूर्ण स्वराज तो हमने देख लिया हो क्योंकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसको घोषित किया गया था। एक और यहाँ पे कि कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम हमने बोल्ड कर रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी जब आपके पास पीडीएफ रहेगी कि कौन कौन से ये चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस कार्य समिति को, जो कार्य समिति थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण जो उत्तरदायित्व वो सौंप दिया गया। हमने देखा हुआ था रूपरेखा कहां पे रखी गई थी,
बैकग्राउंड कहाँ पे बुना गया है, कलकत्ता अधिवेशन में 1928 में। कभी पूछा जाए आपसे तो स्टेप बाय स्टेप पूछ सकता है, ऐसे फंसा सकता है कि भाई वो कहाँ से शुरू हुआ था, क्या चीजें हुई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे बहुत आराम से मित्रों, क्योंकि 1928 में हमने कल इसका बैकग्राउंड पढ़ा हुआ था, और आज जो है इसकी क्या है, कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो पूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया है, वो कहाँ पे दिया गया है, वो लाहौर अधिवेशन में दिया गया है। इसके मुख्य मांगों में शामिल है, प्रमुख मांगों में शामिल है। और इसमें कहा गया था कि भाई टैक्स का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम। हमने देखा हुआ था कि जब 1920 में 20 की हम बात कर रहे थे, उस टाइम पे जब सविनय अवज्ञा सॉरी असहयोग आंदोलन चला हुआ था, तो हमने बात की हुई थी कि उस टाइम जो वहां पे इनका एक अंग्रेज दोस्त था, ठीक है, उसने कहा हुआ था कि भाई अगर गांधी जी ने कहीं कर बंदी या जैसे टैक्स बंदी जैसे यहाँ पे अगर आंदोलन चला दिए होते तो हमको बहुत मुश्किल हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करें, तो उसमें ये मेन एक कह सकते हैं फ्रंट पे था एकदम से, कि करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम समझे। तो इसमें डिफाइन किया गया था कि अगर उत्तरदायित्व हम दे रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का, तो इसमें डिफाइन किया गया, साफ साफ लिखा गया था कि क्या था, करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम शामिल, ठीक है, हाईलाइट किया गया था इसमें, जैसे कि हमने हाईलाइट किया हुआ। अगला इसमें एक और प्रमुख मांग थी कि सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग ना लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्याग पत्र देने का आदेश दिया गया, ठीक है। ये चीज हमने बात की हुई है, इस बात को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप समझ रहे होंगे हमने कब डिस्कस किया हुआ है। याद करो वो कुर्बानी, जब हमने बताया हुआ था कि दो धड़े में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, जब गांधी जी छूट के आए हुए थे, उस टाइम क्या हो रहा था, जब स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी हम पढ़ रहे थे, तो हमने बताया हुआ था कि याद करो वो कुर्बानी, जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे थे, उस टाइम उनका मूल्यांकन जब हम कर रहे थे दोनों पार्टियों का, तो हमने क्या देखा हुआ था कि जो चुनाव लड़ रहे थे, एक तो हार गए, एक तो बाहर आ गए, लेकिन जो कुछ जीत गए वो 1929 में आ गए थे। हाँ, तो यहाँ पे क्या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो यहाँ पे ये जैसे ही ये बोला गया कि भाई अब समय आ गया है कि अब रचनात्मक रचनात्मक कार्यों में आप लोग हिस्सा दें, पार्टिसिपेट करें, तो ये आदेश दिया गया कि भाई अब तो काउंसिल में कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेगा। और दूसरी बात थी कि भाई जो पद पर आसीन व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, अपना पद त्याग कर देंगे, उन्होंने आदेश दिया गया। तो ये एक प्रमुख मांग थी। और एक और था 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, ठीक है, 26 जनवरी। और इसी को हमारे यहाँ भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी तब से मनाया जाने लगा, ठीक है, यहाँ 26 जनवरी को। और ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आया आपके पास में तो इसको ध्यान रखना कि इसी दिन से क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 से 1947 से, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, यहाँ इसको 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ पे कब, ये 26 जनवरी को मनाने की बात की निश्चय किया गया था। तो ये एक चौथी मांग थी, सॉरी पांचवी मांग थी। और क्या मांगे हैं, अब यहाँ पे ये चार पांच मांगे, जिसको ध्यान रखना मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आता ही आता है। एक बार मैं फिर से फटाफट बोल देता हूँ, ठीक है। गोल में सम्मेलन का बहिष्कार, नंबर एक। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर की बात है, वो अंदर की बात क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो पूर्ण उत्तरदायित्व है वो कांग्रेस कार्यकारिणी को दे दिया गया, और इसमें हाईलाइट किया गया था कि करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। चौथा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काउंसिल में भाग नहीं लेने के लिए बोला गया था कांग्रेस सदस्यों को, और ये भी कहा गया था जो सदस्य इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस समय सदन में है, काउंसिल में है, वो क्या त्याग पत्र दे रहे का उनको आदेश दिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को दिन पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। पांच है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बात है नहीं, आयत की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रटना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें। 31 दिसंबर 1929 को देखेंगे कि लगभग अर्धरात्रि या मध्य रात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सॉरी भारतीय स्वतंत्रता प्रतीक तिरंगा, ठीक है, तिरंगा फहराया गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये डेट याद रखना कब हुआ है, 31 दिसंबर 1929
1929 की मध्य रात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा लहराया गया, फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। गांव तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और तिरंगा फहराया गया। तो जगह जगह सभाएं आयोजित की जा रही थी, तमाम सारी बातें हो रही थी। बस डेट याद रखना ये कि 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाएं की गई थी और सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने का यहाँ पे शपथ ली गई थी, ओथ लिया गया था। तिरंगा कब फहराया गया? मध्य राष्ट्रीय रावी नदी के तट पे। तो ये इस तरह का मुद्दा यहाँ पे हुए हैं। क्या क्या याद रखना आप लोगों को? ये याद रखना भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद में ये 2 चीजें और याद रखना ये। ठीक है। और हो सकता है ये भी देख लेना, क्योंकि भाई यूपीएससी का कोई भरोसा तो है नहीं। शपथ की स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया और तिरंगा झंडा फहराया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां पे देखने को मिल रही हैं। पहले ही मैं बता देता हूँ, ये बहुत काम का नहीं है। हिस्ट्री का टीचर हूँ तो पढ़ा देता हूँ, कुछ सुन लो थोड़ा सा एक बार। ठीक है, बहुत काम का नहीं। इस शपथ में जो प्रमुख बिंदु थे जो उन्होंने शपथ ली गई थी, उसमें क्या क्या है देख लो फटाफट। आपका हो सकता है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कुछ इससे 1-2 पॉइंट निकल है, लेकिन बहुत काम का नहीं, फिर भी देख लो। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का आहरणीय अधिकार है, ऐसा बोला गया है उस शपथ में। और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने जनता से स्वतंत्रता के अधिकार को छीन करना केवल उनका शोषण किया है, बल्कि उसे आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विनष्ट कर दिया है, वगैरह वगैरह। जो ओथ है, जो एक तरह से शपथ है, वो मैं बता रहा हूँ। भारत को आर्थिक रूप से, वैसे ही तमाम सारी चीजें जो आप लोग दादा भाई नरौरी ने बोली, वही सारी बातें यहाँ पे। भारत को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया है, राजस्व की वसूली हेतु उच्च दरें निर्धारित की गई हैं जो हमारी आमदनी से काफी अधिक हैं, अब वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, बाकी इसका कोई काम नहीं। ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया है। अगर आपसे ऐसा पूछे कभी, कभी बोल बच्चन करनी है, आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ बातचीत करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पेपर में लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको वर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे छाप सकते हैं इधर से कुछ चीजें। ठीक है, आमदनी से काफी अधिक है। ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया है, उनका विकल्प नहीं ढूंढा गया। सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दरें एक पक्षी और भेदभावपूर्ण है, और इसे भारत के किसान और जो उत्पादक हैं वो बर्बाद हो गए हैं। तो ये वगैरह वगैरह आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा छाप देंगे ऐसी इस तरह का। ठीक है, टिप देंगे। तो ये कुछ और भी बातें इसमें देख लो। अगला भी और कुछ बोला गया है, बहुत काम का नहीं, बहुत काम का नहीं, मैं बार बार बोलता रहूंगा इसको। हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। संघ और संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया है। हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गई है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। एक क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ से, हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गई है। सांस्कृतिक दृष्टि से स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था ने हमें हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया है, तथा हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हम सदैव गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सब क्या है, शपथ ली जा रही। आध्यात्मिक दृष्टि से अनिवार्य रूप से शस्त्र विहीन कर हमें नपुंसक बना दिया गया है। ठीक है, हम यह अब हम ये मानते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, उसके शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता की क्या है, प्रति अपराध है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है टॉपिक। ये निबंध भी पूछा जा सकता है ऐसे, तो आपका हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, पूरा एकदम से पढ़ा होना चाहिए हिस्ट्री। ठीक है, ये शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता की क्या है, मानवता मानवता के प्रति अपराध है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें और भी ओथ में इसमें देख लो भाई। ब्रिटिश सरकार ने अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम स्वयं को तैयार करेंगे। हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे, जिसमें करों की अदायगी ना करने का मुद्दा शामिल होगा।
यदि हम ब्रिटिश सरकार को भी वो सभी प्रकार के सहयोग बंद कर दें और तथा किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, तो इस अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित है। इसलिए हम संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए कांग्रेस समय समय पर जो निर्देश देगी, हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे। ये सारी चीजें वहाँ पे इनके ओथ में रहती। तो बाहरी भरकम तमाम सारी चीजें की, अगर इससे कोई वर्ड आप निकाल सकते हैं मेंस के लिए तो निकाल सकते हैं, ठीक है। मेंस के लिए अगर हम निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे ही पीटी के लिए कोई काम करने, पीटी के लिए कोई काम करने, अगर मेंस के लिए आप निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चल, तो ये बातें हो रही थी यहाँ पे, तो ये क्या है, ये इस शपथ में जो प्रमुख बिंदु थे हमने देख लिया हुआ था, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और नोट देख लो यहाँ पे। सर्वप्रथम 1921, यहाँ 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 टाइम्स इन यूपीएससी हिस्ट्री। क्या है, सर्वप्रथम 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसन मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। तो सबसे पहली बात आप देख लेना, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में ऐसा जो वक्तव्य बोला गया है परिभाषित किया जाए। इसे किसने अपना लक्ष्य, कांग्रेस ने कब अपना लक्ष्य घोषित किया हुआ है, या किसने ये अध्यक्षता की थी इसका, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसन मोहानी ने प्रस्तावित किया हुआ है स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी। तो ये ध्यान रखना नोट में, इसमें मैंने स्पेशली लिखा क्योंकि यहाँ 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। भाई ये बहुत काम का नहीं है। इसमें क्या लिख रहा है, बहुतम का नहीं, मतलब ये क्या, बहुत काम का नहीं है, ऐसा लिखना है इसको, ठीक है। ये बहुत काम का नहीं, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ, क्या कहना चाह रहे थे। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विदेशी शासन, हो सकता है निबंध निबंध में कहीं आपको डालना हो तो डाल सकते हैं किसी भी उसमें, ठीक है, किसी क्वेश्चन में, अगर मेंस का है तो। इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया, टिप देंगे आप, ठीक है। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा है कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए हम खुला विद्रोह करना है। मैं क्या करना है, खुला विद्रोह करना है। और कॉमरेड, आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए, बताने के लिए नहीं भाई, हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराना है और हमें क्या है, सबको साथ लाना है, खुला विद्रोह करना है। और कहते हैं कॉमरेड, आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने यह बात भी स्पष्ट कर दी हुई थी, क्या बात स्पष्ट कर दी हुई थी, कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं से में विश्वास नहीं है, ना ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूँ जो राजे महाराजे पैदा करते हैं, जो पुराने राजों महाराजों से अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं, और जो पुराने राजा महाराजों और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला हुआ था इस तरह से। तो इनका कहने का तात्पर्य आप समझ गए हैं कि इन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा जो है वो इनके साफ साफ भाषण में समझ झलकती, ठीक है। इनके जो भाषण दिया, जो इन्होंने स्पीच दी है, इसमें साफ साफ इनके समाजवादी होने का सबूत दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही थी मित्रों, बस इतना ही है इसमें। और एक लंबा सेशन कल चलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो कैसे, किस तरह जो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या आया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण
मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो हमने अभी देख लिया था 1921 में ऐसा हुआ है। क्या हुआ? 1921 में हसरत मोहानी वो अहमदाबाद वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक क्वेश्चन और आया हुआ, देखो ये देखो अभी लिखा भी है नीचे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निकले नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा हुआ है? ठीक है, तो ये 2001 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया यहाँ से इस पेज से। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, देखो 2006 में क्वेश्चन एक आया हुआ है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, तो वो भी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू। उस अधिवेशन के बाद के किस के उस अधिवेशन के अध्यक्षता जिसमें क्या है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। फिर एक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि नंबर एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया हुआ था। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कब किया गया था, वो 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। वो आपको सबको पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया हुआ था। ठीक है, तो ये सारा ध्यान रखना, गलत है। ए भी नहीं था, ए भी नहीं, तो कौन सा है? सिर्फ एक इसमें सही है, केवल एक उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है। तो इस फेज से जो क्वेश्चन आए वो हमने बता दिए हैं। हम हर एक फेज से ऐसे ही कर रहे हैं, जो फेज हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसके जो भी क्वेश्चन आए हुए मैं आपको छांट के देता हूँ भाई, कि भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए एक बार दिखा देता हूँ। इससे आपको आइडिया लगता रहेगा। मेरा यही स्टाइल है कि भाई मैं जो पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो भी आया है मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे ही सेशन खत्म होगा, आप उस जो टॉपिक खत्म होगा मैं उस टॉपिक का आपको यहाँ पे वो कराता हूँ। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं एनालिसिस करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें पहला ही सही है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया होता। ठीक, तो पहला सही है, बाकी सही नहीं है। एक क्वेश्चन मित्रों और आया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में बस इतना करके छोड़ दिया गया 2014 में। क्या है? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की घोषणा की गई थी। दूसरा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया हुआ था। तो मित्रों ये जो एरिया है ना पहला वाला, ये तो आप समझते हैं कब स्वशासन की घोषणा कब की गई थी? उद्देश्य के तौर पर। अब आप समझ रहे हैं क्या है? ये 1928 में हुआ था, जब इसका विरोध हुआ था। किसने हुआ था, विरोध किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, हमने कल बता दिया था आपको। और ये 1928 में अध्यक्ष कौन था कलकत्ता में? इनके पापा जी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। तो इन्होंने ही प्रस्ताव ये रखा, उद्देश्य रखा हुआ था कि स्वशासन की घोषणा की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर इन्होंने नकार दिया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में आप देखेंगे इन्होंने लक्ष्य घोषित किया था, लक्ष्य के तौर पर आ, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को यहाँ पे स्वीकार किया गया। तो इसमें बी सही है, बाकी तो सी गलत है और इसके बाद में डी भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास में जो फेज था हमने देख लिया हुआ है। फेज क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइंड करा देता हूँ। हम लोग कल यहाँ पे रुके हुए थे, कांग्रेस का आ, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। तो किस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया, सारी बातें बात कर ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे। एक टॉपिक पढ़ो थोड़ा 20-25 मिनट का, 30 मिनट का, फिर इसके बाद में फिर पढ़ो। ठीक है, अपना ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर ली कि कैसे क्या हुआ। मांगे हमने देख ली थी कि मांगे कौन सी हैं, इसको भी हमने बात कर लिया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? बीएमआई। पूछा नहीं गया कि इस वजह से बीएमआई लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें तो नहीं कुछ पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये देख लो। ठीक, ये भी तो पूछा नहीं जाएगा, मैंने बता दिया आपको। हाँ, ये बहुत काम का नहीं है।
ठीक है, बहुत काम का नहीं है, फिर भी मैं बता दिया आपको। चलो, टाइम तोड़ने से कोई फायदा नहीं। ये इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो मैंने नोट में लिख रखा है। इसमें 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पेज से। चलो नेक्स्ट देखो, ये सब ये बहुत काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, फर्जी है। फर्जी क्या है, एक बार इनका आप भाषण देख लेंगे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री भी रहे हैं तो इनके अब लफ्ज डाल सकते हैं जो उन्होंने भूला हुआ है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो इसको क्या टिक देंगे उसी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कल हम लोग किस पे बात करने वाले हैं मित्रों? कल हम लोग इसको आप लोग लाइक करते रहो भाई, देख देख लो प्लीज, इसको आप लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और जब मौका मिले तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, मेरे कोड के साथ में, इस कोड के साथ में AMR10, इसको सब्सक्राइब भी करते रहे और सारी चीज़ें भी करते रहे। कल हम लोग बात करेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है, या आप 12 बजे आ सकते हैं। ठीक है, 12 बजे हमने बताया हुआ क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे 12 बजे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये करंट अफेयर है, ठीक है, 12 बजे यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये देखो, हिस्ट्री की मैं कराता हूँ, NCERT 12th की करा रहा हूँ, MCQ, तो इसमें भी आ सकते हैं, और ये इंडियन पॉलिटी भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो खत्म हुआ यहाँ पे ये। और कल हम लोग जो करने वाले हैं, एक बार उससे नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो हम लोग कल बात करने वाले हैं ये गोल मेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, और सविनय अवज्ञा मतलब दांडी मार्च, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संडे को छुट्टी रहेगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड क्लास सभी मेरी होने वाली है, तो आप लोग क्लास भी अटेंड करेंगे। ठीक है, नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब भी करते रहें प्लीज़।